हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और आपने अगर मेरी विजन IAS के अक्टूबर मंथ की पॉलिटी और इकोनॉमी के वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। आप एक बार खुद उस टेक्स्ट को पढ़िए विजन IAS मैगजीन्स की और उसको वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह से एक एडिशनल क्लैरिटी ये वीडियोस प्रोवाइड करती हैं देन यू कैन कंसिडर स्टिकिंग टू देम। ऑलराइट, तो पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, डिबेट ओवर जंबोज वर्मिन। तो देखिए, जब हमने कल डिस्कस किया था क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और उसमें क्या अमेंडमेंट बिल लाया गया है, तो हमने कल उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जो स्केड्यूल्स हैं WPA के ओरिजिनल एक्ट के अंदर 1972 के एक्ट के अंदर 6 स्केड्यूल से 4 स्केड्यूल्स में उसे अब रिड्यूस डाउन करता है और एक स्केड्यूल इन 4 में से अब साइट्स कन्वेंशन की जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है उसको इंक्लूड करने के लिए बेसिकली हमने ये अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। ओके, लेकिन हमने कल भी डिस्कस किया था कि कुछ एक दो चीजें हैं जो काफी ज्यादा जो क्रिटिक्स हैं काफी खिलाफ हैं इस बिल के। एक तो जंबो यानी कि लाइव एलिफेंट से रिलेटेड एक ऐसा क्लॉज है और साथ ही में वर्मिन। अब देखिए, वर्मिन से रिलेटेड जैसा कि हमने कल देखा था कि जितने भी डिसीज कॉजिंग एनिमल्स होते हैं या फिर न्यूसेंस कॉजिंग एनिमल्स होते हैं उनको वर्मिन यानी कि उनको आप किल कर सकते हैं स्पेशल ऑर्डर्स के बाद। इस तरह के वर्मिन स्पीशीज होते हैं, पर उससे रिलेटेड कोई क्लॉज नहीं आया है इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, पर उसका जो मिसयूज हो रहा है हम वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 विच वाज पास्ड ऑन बाय राज्यसभा ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को राज्यसभा ने पास कर दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल और ऑलरेडी मॉनसून सेशन में इसको लोकसभा ने पास कर दिया था। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या है जंबो कोनंड्रम और क्या है वर्मिन इशू। ओके, तो देखिए, सबसे बड़ा जो लीगल डिलेमा है एलिफेंट के स्टेटस के ऊपर कि एक तो ये एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, जो टाइगर है वही एलिफेंट है, दे कम अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। लेकिन एंडेंजर्ड होने के बावजूद इसे अलाउ किया गया है एज अ डोमेस्टिक एनिमल। ओके, तो ये जो टसल है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये काफी सालों पुराना है। अगर हम 1897 की बात करें, जो एलिफेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट था, उसने प्रोहिबिट किया था दैट यू कैन नॉट किल और कैप्चर वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स अनलेस आप सेल्फ डिफेंस में किल करते हो या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को या क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ओके, और अंडर अ लाइसेंस इशूड बाय अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप कैप्चर कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, स्पेशली कैप्चर के लिए अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन है, लाइसेंस है। ओके, फिर 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, आप इस एक्ट के बारे में जानते हैं, आप पढ़ते भी हैं। तो 1927 में जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया तो उसने एलिफेंट को कैटल की कैटेगरी में लिस्ट किया। ओके, और इसीलिए एलिफेंट के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट फाइन रखा गया ₹10 का। अगर आप किसी जंबो को एक जंबो को अगर आप यानी कि एक एलिफेंट को अगर आप इंपाउंड करते हैं, सीज करते हैं, तो ₹10 का फाइन आपको भरना पड़ेगा। अगर हम बाकी काऊ के बारे में बात करें तो काऊ को अगर आप इंपाउंड करते हैं तो ₹1, कैमल के केस में ₹2। तो हाईएस्ट फाइन किसके केस में था? कैटल के केस में। अगेन प्रोटेक्शन अबाउट एलिफेंट्स। तो फिर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट की अगर हम बात करें तो इसने आइडेंटिफाई किया एलिफेंट को कुछ और एनिमल्स के साथ, जैसे बुलक, कैमल, डंकी, हॉर्स और म्यूल। जैसे कि आप जानते हैं ये सारे एनिमल्स क्या हैं, व्हीकल के रूप में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया। एलिफेंट, डंकी, हॉर्स, म्यूल। ठीक है, म्यूल इज खच्चर, हॉर्स इज घोड़ा, डंकी ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स बेसिकली व्हीकल की कैटेगरी में रखे गए। अब देखिए, आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि 1977 से लेके अभी तक ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो इतना बड़ा एंडेंजर्ड एनिमल, इट बिकम्स द ओनली एनिमल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 जो
फिर भी Schedule 1 होने के बावजूद इसको आप लीगली ओन कर सकते हैं इनहेरिटेंस के माध्यम से, यानी कि आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर ऑलरेडी उनके पास एलिफेंट्स थे तो अब आपके पास भी हैं, या फिर गिफ्ट के माध्यम से कि आप गिफ्ट दे रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, यू वेरी हैप्पी वेडिंग और एनिवर्सरी गिफ्ट्स। ओके, टर्निंग द क्लॉक बैक, अब हम देखते हैं, हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लिया, किस तरह का एक कॉन्ड्रम एग्जिस्ट करता है वो भी देख लिया। तो 2003 में बेसिकली क्या हुआ, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ क्योंकि ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि एनिमल एक केवल ऐसा ही एनिमल है, एलिफेंट केवल एक ऐसा एनिमल है जो बेसिकली आप एंडेंजर्ड कैटेगरी में पाते हैं, और साथ ही में आप इसे गिफ्ट या इनहेरिटेंस के माध्यम से ओन भी कर सकते हैं। आप ओन कर सकते हैं लेकिन आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये किसने बेसिकली डिसअलाउ किया, ये 2003 में एक अमेंडमेंट की गई सेक्शन 43 में बेसिकली। ओके, तो जिसने बेसिकली क्या किया, 2003 की अमेंडमेंट ने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने 2003 के अमेंडमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया ट्रेड इन ऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ and any other non-commercial transfer across state boundaries without permission from the concerned chief वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, तो जो कंसर्न चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप हर तरह का ट्रेड आप कह सकते हैं कि इसमें डिसअलाउ हो गया। आपके पास ओन कर रहे हैं पर आप जो ओन कर रहे हैं उसका ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इससे कुछ बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हुई जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो आया है 2021 का, इसने बेसिकली इसमें एक एक्सेप्शन प्रपोज की है सेक्शन 43 में। उन्होंने कहा है कि देखिए ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होना चाहिए टू द ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी लाइव एलिफेंट बाय अ पर्सन हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, तो आप बेसिकली आपको अलाउड है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक लाइव एलिफेंट को, where such person has obtained prior permission from the state government। आपने prior permission state government से ली है, या फिर आप वो सारी conditions fulfill करते हैं जो केंद्रीय सरकार ने, central government ने prescribe की है। along with the conservation, देखिए क्यों किया गया है ये बेसिकली, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए देखिए बहुत बार आपको नॉन कमर्शियल ट्रांसफर या कमर्शियल ट्रांसफर करना पड़ता है एलिफेंट्स का। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली अलाउ किया गया है एक्सेप्शनली सिर्फ और सिर्फ लाइव एलिफेंट्स के लिए। अलॉन्ग विद कंजर्वेशन एंड एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि देखिए आप ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। ठीक है, कि आप हर तरह का ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट अलाउ कर दे एनी लाइव एलिफेंट का, इट शुडंट बी लाइक दैट। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ टेम्पल एलिफेंट्स जो रिलीजियस पर्पस के लिए रखे जाते हैं केवल उतने तक ही लिमिटेड रखिए। तो फिर सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, इसीलिए सरकार को इस एग्जेम्पशन को जो सेक्शन 43 में ये लेके आए थे उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने मॉडिफाई किया लेकिन अभी भी उन्होंने बेसिकली वेगली ही उसकी वर्डिंग रखी अमेंडमेंट क्लॉज की। तो उन्होंने रखा कि ओके, वी अलाउ द ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कैप्टिव एलिफेंट फॉर अ रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। तो रिलीजियस के साथ साथ और एनी अदर पर्पस फिर दोबारा यहाँ पे ऐड कर दिया, बाय अ पर्सन हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। तो देखिए यहाँ पे और एनी अदर पर्पस जो आ गया, जैसे हम डेटा प्रोटेक्शन बिल पढ़ते हैं या जितने भी ऐसे बिल पढ़ते हैं जिसमें हर क्लॉज के बाद ये लिखा है और एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब और एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड। तो हर जगह जहाँ पे इस तरह के एग्जेम्पशंस खुद को या इस तरह के ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे ही देते हैं, तो वो काफी ज्यादा वेग टर्मिनोलॉजी जो है वो क्रिटिकल, जो इसके काफी क्रिटिकल हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज के, वो फिर आप प्रोटेस्ट देखते हैं उनसे। लूप होल और रिलीफ, क्रिटिक्स पॉइंट आउट, अब देखिए ये क्या कहा है उन्होंने, क्रिटिक्स जो है वो पॉइंट आउट करते हैं दैट द प्रोहिबिशन ऑन कमर्शियल ट्रांसफर। अब देखिए ये 2003 में अमेंडमेंट लेके आया, आपने प्रोहिबिट कर दिया कि आप ओन करते हैं एलिफेंट को तो आप किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपके अमेंडमेंट लाने से कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, बस अंडरग्राउंड ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो आपने कमर्शियल डील्स को लोगों ने गिफ्ट डीड्स बताना शुरू कर दिया या दिखाना शुरू कर दिया, एग्जिबिट करना शुरू कर दिया, तो उससे कोई फर्क हुआ नहीं, बस वो जो ट्रेड है वो अंडरग्राउंड चला गया। ट्रेड तो हुआ
ओके, द स्वीपिंग एम्बिट ऑफ एनी अदर पर्पस इन द, साथ ही में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने जो एनी अदर पर्पस यहाँ पे दे दिया तो ये बिल्कुल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो ही नहीं रही, ये तो आप डिफीट पर्पस ही डिफीट कर रहे हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पे, लेकिन एक काउंटर व्यू भी है इस क्रिटिकल व्यू का, एक काउंटर व्यू है कि देखिए जो 2003 की अमेंडमेंट आई थी, इट डिड नॉट बेनिफिट कैप्टिव एलिफेंट्स हु सफर। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कोविड 19 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब कोई इंसान जो ओनर है एक एनिमल का, एक एलिफेंट का, वो उसके पास उसको सस्टेन करने के लिए, उनकी फैमिली भी है, एलिफेंट को सस्टेन करने के लिए पैसा है या नहीं है ना, तो वेल ऑफ है या नहीं है, तो उनको काफी दिक्कत आई इस केस में। अब एलिफेंट को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो वो भी सफर करेगा, क्या पता जो उनके वैसे ओनर है वो नहीं, दे आर नॉट एबल टू कीप अप द हेल्थ ऑफ द एनिमल, तो उस केस में वो किसी और को ही देना सही रहेगा, राइट, जो केपेबल हो उस एलिफेंट की देखभाल करने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल ही ट्रेड को बैन कर देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जो ये अमेंडमेंट थी 2003 की, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ वेलकम थिंग। ओके, द वर्मिन कॉन्फ्लिक्ट, अब हमने देख लिया कि एलिफेंट से रिलेटेड क्या बेसिकली टसल है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम वर्मिन कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, वर्मिन से रिलेटेड क्या इशू है। तो देखिए जो क्रॉप है, क्रॉप्स को जो डैमेज होता है वाइल्ड एनिमल्स द्वारा, वो सबको पता है, ठीक है, बट फॉर लैक्स ऑफ फार्मर्स अराउंड द मेनी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू लाइवलीहुड। यस, फॉर फार्मर्स इट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू देयर लाइवलीहुड। वो इतने पहले ही बहुत सारी चीज़ों के मर्सी पे होते हैं फार्मर्स, अच्छी रेनफॉल होगी नहीं होगी, प्रॉपर प्रोक्योरमेंट होगी उनकी क्रॉप्स की या नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने उगाया है बहुत मुश्किल से, उसको भी आके कोई वाइल्ड एनिमल डिसरप्ट करके, डिस्ट्रॉय करके चला जाए, ऑफ कोर्स इट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू देयर लाइवलीहुड। तो और साथ ही में ये तो है ही, हमें पता है ओकेजनली कभी कभी उनकी लाइफ को भी थ्रेटन करते हैं बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि हमने अभी केरला में भी देखा है। और जब हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केरला का जो एक पर्टिकुलर टीम बनाई है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जो वाइल्ड एलिफेंट की वो ट्रेस करते हैं कि कहाँ पे है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को बताते रहते हैं कि इस समय आप बाहर मत निकलिए, इस समय ये रूट लेगा बेसिकली एलिफेंट। तो इसीलिए हमें पता है, क्योंकि मार्च में बेसिकली एक बहुत ओल्ड एनिमल को, 62 ईयर ओल्ड एनिमल को, उस टीम ने अपनी आंखों से एक वाइल्ड एनिमल को मारते हुए देखा था। तो ये भी होता है, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो एन इशू। तो सिंस 1972 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज आइडेंटिफाइड अ फ्यू स्पीशीज। 1972 के एक्ट ने कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को वर्मिन या न्यूइसेंस एनिमल्स आइडेंटिफाई किया था, जैसे फ्रूट बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, कॉमन क्रोज जो आपको पता ही है, और साथ ही में रैट्स। ये बेसिकली तीन आप कह सकते हैं कैटेगरीज हैं विच आर केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेस और डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, और ये आप बेसिकली इनको कल कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड नहीं है प्रेजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट के तहत, ठीक है, किलिंग एनिमल्स। लेकिन अगर आप इस लिस्ट के बाहर भी अगर कोई फ्रूट बैट्स या फिर क्रोज या फिर रैट्स के अलावा भी कभी किसी को कल करने की जरूरत होती है, लेकिन आप तब भी केवल 2 सर्कमस्टांसेस में ऐसा कर सकते हैं या फिर अलाउ किया जा सकता है आपको। अगर हम सेक्शन 62 की बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ऑफ कोर्स कुछ सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए, अगर वो सफिशिएंट रीजंस मीट होते हैं, देन एनी स्पीशीज अदर देन दोज अकॉर्डेड द हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन, जो लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है, जैसे टाइगर, एलिफेंट, बट नॉट वाइल्ड बोर और नीलगाय, कैन बी डिक्लेयर्ड वर्मिन एट अ सर्टेन प्लेस फॉर अ सर्टेन टाइम। तो मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जगह के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि 1 साल, 1 महीना, 2 महीने के लिए बेसिकली वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी स्पीशीज को जिनको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई, ठीक है। तो जिनको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिली है वो तो उनको आप नहीं मार सकते, ठीक है। अब टाइगर को यू कैन नॉट कॉल देम, टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर आपने चलाया, आपकी कंट्री ने इतनी मुश्किल से आपने टाइगर की पॉपुलेशन दोबारा रीगेन की है, सस्टेन की है, सो दैट वे यू कैन नॉट डू दैट। और एलिफेंट को भी आप कभी भी वर्मिन स्पीशी नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है, पर वाइल्ड बोर को किया जा सकता है और नीलगाय को किया जा सकता है। अब एक और सर्कमस्टांस है जिसके केस में आप फ्रूट बैट और कॉमन क्रो और रैट्स के अलावा किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ वर्मिन स्पीशी। सेक्शन 11 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो इसके बारे में प्रोवाइड करता है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, इट ही और शी कैन अलाउ द किलिंग ऑफ एन एनिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस इन द शेड्यूल्स, अगर
उसका क्या किस स्केड्यूल में है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फिर अगेन ब्लैंकेट प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेक्शन 11 में, ठीक है। तो क्या स्टेटस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज और इफ दैट पर्टिकुलर एनिमल becomes dangerous to human life, then the chief wildlife warden can permit it. ओके अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, उन्होंने द स्टेट गवर्नमेंट्स टुक द डिसीजंस अंडर सेक्शन 62 अंटिल, अब देखिए सेक्शन 62 में क्या है कि बेसिकली कोई भी स्पीशीज अदर देन जो 3 हमने डिस्कस की कि उनको एक वर्मेन एक सर्टेन टाइम के लिए सर्टेन प्लेस के लिए अलाउ किया जा सकता है। लेकिन 1991 तक स्टेट गवर्नमेंट्स ही ये बेसिकली, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ही पता है उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या हो रहा है या फिर आसपास किस तरह के थ्रेट्स है, लोकल इशूज है ना। तो 1991 तक तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती थी। ओके पर 1991 में एक अमेंडमेंट आई जो जिन्होंने इस पावर को सेंटर को हैंड ओवर कर दिया कि सेंटर बेसिकली डिसाइड करेगी कि किसको आप कॉल कर सकते हैं सेक्शन 62 में या किसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज अंडर सेक्शन 11, अगर आप सेक्शन 62 में तो देख लिया सेंटर के पास चले गया, सेक्शन 11 में क्या होगा, स्टेट्स कुड इशू कलिंग परमिट्स ओनली लोकली एंड ओनली फॉर अ फ्यू एनिमल्स, ठीक है। तो अब क्योंकि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, तो सेक्शन 11 का लोकल जो बेसिकली अगर कोई भी इंस्टेंसेस है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रह गए। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अपनी पावर्स को बहुत ही मिसयूज करना शुरू कर दिया है सेक्शन 62 के तहत। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एनिमल को या पर्टिकुलर एक जगह पे ही एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए कहते हैं कि ठीक है ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो इसको कल कर दीजिए, नहीं, बल्कि वो पूरी स्पीशीज कि अच्छा यहाँ पे पूरी नीलगाय स्पीशीज ही स्टेट की आप खत्म कर दीजिए, तो वो भी स्टेट लेवल पे, जो काफी गलत है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल नीलगायज वर डिक्लेयर्ड अ वर्मिन अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार फॉर अ ईयर इन 2015। तो सेंटर ने कहा कि देखिए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है एग्रीकल्चर का, तो क्या पता कहीं जगहों पे ना हो रहा है एग्रीकल्चर का डिस्ट्रक्शन, लेकिन ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट लिए बिना ये अलाउ कर दिया गया। साथ ही में आप जानते हैं कि ओके एक और यहाँ पे रेसेस, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, मंकीज को भी रेसेस जो बेसिकली जीनस है उनको भी वर्मिंग डिक्लेयर किया गया था शिमला म्यूनिसिपैलिटी में 2019 में। द इशू हैज सिंस एंटर्ड द रेलम ऑफ सेंटर स्टेट पॉलिटिक्स। तो देखिए सेंटर स्टेट पॉलिटिक्स, जब आप फिस्कल उसका डायमेंशन पढ़ते हैं, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ते हैं, तो एक डायमेंशन इन्वायरमेंटल भी है। तो आप कभी भी सेंटर स्टेट फेडरलिज्म में कुछ भी जो भी कंपेटिटिव वगैरह कुछ भी लिखते हैं कि क्या किस तरह की दिक्कत है, तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड भी एक टसल एग्जिस्ट करता है। इफ यू आर इनोवेटिव इनफ टू मेक योर आंसर्स दिस वे, ऑफ कोर्स यू विल हैव एन एज। जैसे पिछले साल से अभी भी केरला के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि देखिए केरला की एक रिक्वेस्ट है कि आप वाइल्ड बोर्स जो हैं उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दीजिए, पर वो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने रिपीटेडली टर्न डाउन किया है कि नहीं करेंगे हम। That is why the House was divided on the issue, with members from Kerala highlighting the growing number of wild boar attacks in the state and others seeking a more tempered approach in declaring the species as a vermin. टू कल और नॉट, अब देखिए वाइल्ड लाइफ टारगेट, जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या क्या टारगेट करती है, क्रॉप्स। अब क्यों टारगेट करती है, ठीक है आप कलिंग वगैरह तो समझ आता है कि करनी पड़ जाती है, लेकिन इशू क्या है, उसके रूट्स पे क्या लाई करता है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ एक क्रॉप को टारगेट करेगा क्यों, क्योंकि उसके जहां वो रहता है फॉरेस्ट के अंदर सफिशिएंट नहीं है फूड, ठीक है, या तो जो फील्ड को वो डिस्ट्रॉय करेगा, उसमें जो ऑल्टरनेटिव है फूड का वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, जैसे शुगर केन है, मेज है, ठीक है। तो इस तरह का, तो फर्स्ट सिनेरियो में जहाँ पे उनके फॉरेस्ट में उनके घर पे फूड ही इनसफिशिएंट है, ठीक है, तो आप बहुत बारी ट्राई करते हो, इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा देते हैं, है ना, तो पर ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उनको खाना तो तब भी नहीं मिल रहा, तो फिर उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, दे वुड डाई, ओके, you would starve them of hunger. Besides used locally, contraception such as electric fencing divert animals. अब इससे साथ में ये होगा, कभी कभी स्टार्विंग के बजाय वो इस विलेज पे नहीं जहाँ पे उनको लग रहा है क्रॉप्स, तो दूसरे विलेज पे टारगेट करने लग पड़ेंगे, तो यू ओनली शिफ्ट द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, ओके। तो ये बेसिकली काफी दिक्कत है। और आप फॉरेस्ट को क्या बना देते हो, फेंस्ड जूज बना देते हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं, फॉरेस्ट में जो इस तरह का लिबर्टी होती है वाइल्ड लाइफ को, पर वैसा नहीं रहता, और उनको इनफ फूड भी नहीं
नहीं है उनके पास। अब सेकंड सिनेरियो में, तो सेकंड सिनेरियो हमने देखा था जिस केस में जो उनके पास खाना है पर जो फील्ड में क्रॉप्स हैं वो काफी न्यूट्रिशियस हैं, शुगर केन है, मेज है। सेकंड सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, बफर जोन्स बना सकते हो ताकि जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल फॉरेस्ट के एज पे ना हो, बफर जोन में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, उस एरिया में कोई इस तरह का एग्रीकल्चर अलाउड नहीं होता बफर जोन में। तो फिर ठीक है, थोड़ी दूर होगा तो उनको दिखेगा भी नहीं कि अच्छा बिल्कुल ही हमारे फॉरेस्ट के एज पे इस तरह की क्रॉप्स हैं, वी कैन गो एंड हैव देम। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर बिल्कुल एज पे कोई क्रॉप्स उग भी रही हैं तो यू मेक श्योर दैट दे आर नॉन एडिबल क्रॉप्स, ओके, सो यू डिस्करेज बट तो इससे आप डिस्करेज कर देते हो, बट अगेन यू डू नॉट एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। तो घुमा फिरा के इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि स्वीपिंग ऑर्डर्स कभी भी नहीं होते कि लार्ज स्केल कलिंग आप स्पीशीज लेवल पे के सारे मंकीज मार दो या फिर सारे के सारे नील गाइज मार दो बिहार के अंदर या जैसे भी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसा नहीं होता। साइट स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या विलेज में इस पर्टिकुलर सेंचुरी के पेरिफेरी से इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो वहां पे आप अलाउ कर दीजिए, वर्मिन डिक्लेयर कर दीजिए और कलिंग अलाउ कीजिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पीशीज लेवल पे और स्टेट लेवल पे, इट शुड बी साइट स्पेसिफिक, time bound approach based on scientific evaluation. There has to be a scientific reason to everything. Now that we are moving, we always say कि हमें scientific temperament और inquiry और reform यही हमारी fundamental duty भी है, पर कभी कभी हायर लेवल्स पे भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ओके, India abstains from vote on US-led resolution at UNSC to allow aid to sanctioned entities. अब देखिए क्या हुआ है, आपको ये बात पता है कि दिसंबर शुरू हो गया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है और भारत का ये लास्ट महीना है कि हमारी जो टेम्परेरी परमानेंट जो मेंबरशिप चल रही है यूएनएससी पे वो खत्म होने वाली है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम प्रेसिडेंट हैं और एक रेजोल्यूशन, एक हमारी ही कंट्री है, 14 कंट्रीज ने इसको फेवर किया और एक सिर्फ केवल भारत ने उसको एब्सटेन किया, एब्सेंट रहना चूज किया, ना ही फेवर में ना ही अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है, ये रशिया के ऊपर तो है नहीं कि जो हम एब्सटेन करें, और रशिया के ऊपर होता भी तो रशिया खुद तो अडॉप्ट ना कर लेता, है ना। तो ये बेसिकली रेजोल्यूशन है, यूएस लेड रेजोल्यूशन है, यूएस ने इसको लीड किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको। यूएस और आई थिंक आयरलैंड, यस, यूएस एंड आयरलैंड हैव टुगेदर ब्रॉट द रेजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन फ्राइडे। तो देखिए आप ऑलरेडी जानते हैं 1267 सैंक्शंस कमिटी या फिर जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस कमिटी है जो टेररिस्ट पे और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोगों पे सैंक्शंस लगाती हैं कि अब आपके सारे एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, आपका ट्रैवल फ्रीज हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीज हो जाएगा, आर्म्स एम्बार्गो, आर्म्स की जो जितने भी अग्रीमेंट्स है वो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये सब कुछ जो सैंक्शंस आप पे लगती हैं इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो अगर फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये बात नहीं लिखी, इतना घुमा फिरा के पता नहीं क्यों लिखा है, पर जिस्ट तो लिखा ही नहीं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान पूरी स्टेट जो है वो एक टेरर आउटफिट रूल कर रहा है ना। या फिर कुछ कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अफ्रीका में कुछ कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ की सरकार नहीं बल्कि वहाँ पे जो रूल चल रहा है वो टेररिस्ट लोगों का चल रहा है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बस इतना सा एम है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फिनेंशियल एड हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, वो चाहे वो जहाँ पे रह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्टिकुलर जगह को रूल कौन कर रहा है या किसका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, पर वो हर एक लास्ट माइल तक पहुँचना चाहिए, हर एक इंसान तक पहुँचना चाहिए जो भी नीड में है ह्यूमैनिटेरियन एड के। तो इसीलिए बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस रजीम है उसमें से हम एक एग्जेम्पशन दे देते हैं उस सैंक्शंस रजीम में कि हम ह्यूमैनिटेरियन कार्व आउट कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन हम एड नहीं रोकेंगे इवन दो यहाँ पे इन तरह के ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा रूल कर रहा है या उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यही बेसिकली अब इंडिया ने एब्सटेन किया है और इंडिया ऑफ कोर्स जब आप एब्सटेन करते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने एब्सटेन क्यों किया। तो इंडिया ने एक्सप्लेन भी किया है और इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आप जानते हैं रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने काफ़ी सही तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि कि ये जो रेजोल्यूशन है जो आप कार्व आउट प्रोवाइड कर रहे हो फ्रॉम सैंक्शंस इन सपोर्ट ऑफ द टाइमली डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और टू सपोर्ट अदर एक्टिविटीज मीटिंग ह्यूमन नीड्स, लेकिन इंडिया चाहती है कि कॉशन और ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज किया जाए, ठीक है।
गुड इनफ, आप इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचा रहे हैं, बट थिंक अबाउट द फैक्ट कि बहुत बारी क्या होता है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं कि आप भेजते ह्यूमैनिटेरियन एड और एड को डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और पर्पस के लिए, टेररिस्ट फंडिंग के लिए या किसी भी रीजन के लिए, ठीक है। तो रूल तो वो कर रहे हैं, आप पहुंचाएंगे उनको, अब वो लास्ट माइल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इससे ये किसको पता चल रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बताया था पहले ही, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले ही, कि देखिए हम प्रॉपर मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट ना किया जा सके तो पूरे प्रोटोकॉल्स होंगे, ये होगा वो होगा। तो प्रोटोकॉल्स तो कितने ही फॉलो होते हैं, खैर यही इंडिया ने बेसिकली कहा है। ओके और साथ ही में देखिए पाकिस्तान में अगर आप ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे, जैसे ट्राइबल एरिया पाकिस्तान का, जहाँ पे तहरीक तालिबान वगैरह है या लश्कर ए तैयबा, JEM, ठीक है। तो अब ये एरियाज पाकिस्तान में है, अब उसको दोबारा से री इनकारनेट करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है। अब इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट अभी इस समय पे काफी वीकेंड है, लेकिन वो कभी तो दोबारा इकट्ठा होंगे, खुद को री एनर्जाइज करेंगे, तो क्या पता इस एड को उस री एनर्जाइजिंग के लिए यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो देयर हैव आल्सो बीन several cases of terrorist list in our neighborhood, including those listed by this council, reincarnating themselves as। अब बहुत बार क्या होता है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हम अब एक नया पाथ अपना रहे हैं, हमें ये ज्ञात हो गया है कि जो हम कर रहे थे वो गलत है, बल्कि भगवान का पाथ ये है कि हम चैरिटी करें, सोशल सर्विस करें एंड ऑल दैट। तो खुद को आप NGO बना लेते हो, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की तरह या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप की तरह पोज करते हो, ताकि आपके ऊपर से बस सैंक्शन हट जाए। जब ये हो सकता है तो कुछ भी सकता है, तो आप इतना ब्लैंकेट एग्जेप्शन नहीं देना चाहिए। यही बेसिकली इंडिया का स्टैंड है, ठीक है। तो बट टू नो हीड, हमारे स्टैंड को नहीं सुना गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, आप अपोजेस। तो देखिए मुझे बस आपको यहाँ पे ये बताना था कि एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। प्राइवेट मेंबर बिल, बहुत बार लोग ये समझते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज बिल इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि कोई भी मेंबर कर सकता है, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डू दैट, तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जो पब्लिक मेंबर बिल होता है वो होता है जो एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर आय से, ठीक है, मिनिस्टर जो एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कोई भी मिनिस्टर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एक मिनिस्टर एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज अ पब्लिक बिल, ठीक है, या फिर एक बिल जिसे आप कहते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल, चाहे वो रूलिंग पार्टी का एक बंदा हो, चाहे वो ऑपोजिशन का एक MP हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अगर मिनिस्टर नहीं है और अगर वो एक बिल को इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। तो एक प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के एक मेंबर द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली इस बिल के माध्यम से रेगुलेट करने की कोशिश की है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू द नेशनल जुडिशियल कमीशन। देखिए एनजैक तो हम जानते ही हैं, एनजैक ना करके अब वो तो उसे तो 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो ये नेशनल जुडिशियल कमीशन को बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, पर इट वाज अपोज्ड बाय आम आदमी पार्टी फॉर वेरियस रीजंस के 1993 में फर्स्ट जजेस केस, 1998, 2016, तीन बारी बेसिकली 1993 एक्चुअली सेकंड जजेस केस। तो तीन बारी बेसिकली इस तरह का कंसिडरेशन में आया, और ऑल 3 टाइम्स व्हाइल गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ही बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए नहीं, एनजैक तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने यही बोला दैट वी हैव स्टूड टू अपोज द एनजैक व्हिच माय ऑनरेबल कलीग हैव इंट्रोड्यूस्ड टू। यहाँ पे बेसिकली वही अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की बात की जाएगी। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताने का था, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल दिया पार्लियामेंट को कि क्यों एनजैक जैसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं किशन कौल जी, जस्टिस किशन कौल, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पार्लियामेंट का तो राइट है, आप बिल लेके आइए। वो बिल सही है कि नहीं, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और साथ ही में बिल को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को इंटरप्रेट करना, वो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप बिल लेके आइए, बिल लाना आपका राइट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जज करना हमारा राइट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब राज्यसभा से पूछा गया, सरकार से पूछा गया कि आपको ये बिल सोच रहे हैं लेके आने की, तो उन्होंने कहा नहीं, इस राज्यसभा के सेशन में तो हम नहीं सोच रहे, पर एक प्राइवेट मेंबर बिल आ गया। तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा आपको बताने का केवल इतना मतलब था
कि ये इशू गया नहीं है कोलिजियम सिस्टम का, उसकी ओपेकनेस का, और ये हर दिन कुछ ना कुछ हम इस चीज़ पे पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पीएम विल नॉट गो टू मॉस्को फॉर एनुअल मीटिंग विद पुतिन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब नहीं जाएंगे रशिया में, क्योंकि क्योंकि समिट एनुअल है तो हर साल ही होगी। भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट जो होती है उसके लिए ऑल्टरनेटिव बेसिस पे एक बार वो न्यू दिल्ली आ जाते हैं, एक बार हम मॉस्को चले जाते हैं, तो यही होता है, यानी कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या जो भी होते हैं हेड्स ऑफ द स्टेट। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स रीजन दिया गया है भारत द्वारा स्केड्यूलिंग इश्यूज के, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुछ और प्रायोरिटीज हैं, वो कहीं और बिजी होंगे, पर ये तो नहीं होता। स्केड्यूलिंग इश्यूज जहां भी आपको लिखा हुआ दिखे बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिएगा कि एक सिर्फ और सिर्फ बहाना होता है, क्योंकि व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इज इंडिया इज ट्राइंग टू एक्चुअली वर्क ऑन अ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट, जो हम बेसिकली दोनों साइड्स, ताकि वेस्ट भी हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए और रशिया से भी, क्योंकि रशिया से हम डिस्काउंटेड रेट पे ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। G7 प्राइस कैप को हमने नहीं अडॉप्ट किया, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट स्टिल हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे बस इतना कह दिया मिस्टर पुतिन को कि दिस एरा इज नॉट अ वॉर, बस वेस्ट जो है वो इतने में खुश हो गया, और यही सेम लाइन दिस एरा इज नॉट अ वॉर G20 का डेक्लेरेशन, जॉइंट डेक्लेरेशन बन गई। ठीक है, स्पीकिंग हाईली ऑफ द इंडिया स्टैचर एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेस्ट व्हाट इंडिया कैन डू टू परसुएड रशिया सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट गेट्स स्टॉप्ड, बट इंडिया has been very cautious about it, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे। Okay, the annual summit between Prime Minister of India and President of Russian Federation is the highest institutionalized dialogue mechanism in the strategic partnership between the two countries। देखिए ये बहुत ही क्रूशल है कि अभी तक 21 एनुअल समिट ऐसी हो चुकी हैं, ऑल्टरनेटिवली एक बारी हम दूसरी बारी वो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कोविड-19 में हम इन पर्सन मीटिंग नहीं हो पाई थी। ओके, लेटेस्ट समिट जो हुई थी या लास्ट समिट जो हुई थी वो दिसंबर 6 2021 को हुई थी, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, बट और 2000 में बेसिकली ईयर 2000 में ये एनुअल समिट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, नॉट एन एरा ऑफ वॉर, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल of the Hindu. Now this talks about cooperative societies। अब जानते हैं आप cooperative society का क्या, बेसिकली जो महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट था कि ट्रस्ट और ट्रस्टी वाला, है ना, तो वही चीज यहाँ पे बेसिकली अप्लाई होती है कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हैं तो आप ही मेंबर हैं और आप ही लाभार्थी हैं उसके। ठीक है, तो ये चीज नोबडी इज अ पर्टिकुलर ओनर, एवरीबडी इज एन ओनर, बिकॉज ओके, तो ये कोऑपरेटिव का जो बेसिक आप क्या है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये आप जानते हैं। कमिटी टू स्टडी बिल ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, पर कुछ कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है वो हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट देखिए जो ये बिल लाया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल, काफी कंट्रोवर्शियल है, बट द फैक्ट इज, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो क्लॉज है या जो मैटर है या जो आइटम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो स्टेट लिस्ट में आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो राइट है वो एक्सक्लूसिव है एज फार एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज कंसर्न। पर अब यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि कहीं कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं वो बड़ी सारी स्टेट के मेंबर होते हैं उसके अंदर, पर वो तो केंद्रीय सरकार ही वो करेगी ना, गवर्न करेगी या रूल करेगी या जैसे भी, तो इसीलिए बेसिकली ये बिल लाया गया था। पर फाइनली इस चीज से जो हमें अच्छी चीज यहाँ देखने के लिए मिल रही है वो इतनी है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ क्लॉज इसके बहुत कंट्रोवर्शियल है, ऑपोजिशन और बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी इसका क्रिटिसाइज किया है इसको। पर बहुत बार क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को बिल रेफर नहीं किए जाते और ये वो, पर इट इज़ अ गुड थिंग कि ऑपोजिशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि देखिए कुछ कुछ चीज़ें हमें इसमें सही नहीं लगती, तो आप एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, और सरकार मान गई कि जी हाँ बिल्कुल हम स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, तो इससे थोड़ा सरकार का अकोमोडेटिव स्टैंड पता चलता है। ओके, तो अब देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बिल है क्या बेसिकली। तो इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या था। देखिए जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा पास की गई थी, और आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी
अमेंडमेंट को लेके आते हैं तो दो तरह की अमेंडमेंट होती है। एक तो वो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कंसेंट की जरूरत नहीं होती, रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो क्योंकि वो वाला जो पर्टिकुलर मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसर्न ही नहीं करता। लेकिन जो मैटर स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसर्न करते हैं उनके स्टेट लेजिस्लेचर से, हाफ ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर से हमें कंसेंट की जरूरत होती है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। लेकिन जो 97th अमेंडमेंट एक्ट था जिसने पार्ट 9B ऐड किया था संविधान में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता था, उसको रेटिफाई नहीं करवाया गया था स्टेट लेजिस्लेचर से। 2011 का ये अमेंडमेंट एक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप तो बिल्कुल साफ क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट को इसको स्ट्राइक डाउन करना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में बेसिकली इसे स्ट्राइक डाउन किया। ठीक है, नॉट एंटायरली, पूरा नहीं, इसके कुछ कुछ पार्ट्स जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट वाली सोसाइटीज थी उसको उन्होंने कहा कि नहीं जी बिल्कुल ये अप्लाई नहीं होगा। पर जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है, पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो वैलिड रहेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केस में मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर है, कौन लॉ बना सकता है इस पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, वो यूनियन ऑफ इंडिया का डोमेन है। तो ठीक है, बाकी जितने भी जो एक्सक्लूसिव स्टेट गवर्नमेंट वाली सोसाइटीज हैं उस पे आप ये अमेंडमेंट का कुछ नहीं हो सकता। और साथ ही में आपने क्या किया था, आपने इसको रेटिफाई भी नहीं करवाया स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसके बहुत सारे पार्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। और देखिए आप ये भी जानते हैं कि एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी फॉर्म की गई थी जुलाई 2021 में विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड renewed impetus to the growth of cooperative sector। अब देखिए क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इस बिल के द्वारा, हम बहुत ब्रीफली देखते हैं। इंटेंशन, एम, ऑब्जेक्टिव सरकार का ये है कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करना है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है और गवर्नेंस को इन्हांस करना है। देखिए ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली ये बिल लाने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो उस बिल को अब उसके जो क्लॉजेज हैं या फिर उसके जो प्रोविजंस है उसको मैनिपुलेट कितना किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बात अलग है, ग्राउंड लेवल पे हम बात कर रहे हैं। पर एज फार एज द बिल इज कंसर्न डेफिनेटली इसका जो स्टैंड है वो ट्रांसपेरेंसी लाने का ही है। अब इसने बहुत सारे प्रोविजन इंक्लूड करने की कोशिश की है कि विमेन को, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स को बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफॉर्म करने की बात हो रही है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, इनहैंस अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। साथ ही में जो कॉम्पोजिशन है बोर्ड का, ऑफ कोर्स इसको वाइडन ही करेंगे ना, तो वाइडन कर रहे हैं तभी तो विमेन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल डिसिप्लिन भी इंश्योर करेगा और साथ ही में आई वुड टेल यू कि कैसे फंडिंग रेज करने के लिए भी। तो देखिए गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगी, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा, क्योंकि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर और कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन, जैसे लोकपाल होता है ना, वैसे ही बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन भी होगा। अगर कोई किसी तरह का करप्शन या किसी तरह की कोई चीज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी मेंबर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे इस बॉडी के थ्रू देखा जाएगा। इंफॉर्मेशन ऑफिसर से क्या होगा, बेसिकली आरटीआईज जो डलेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह का प्रोवाइड करना वो ये ऑफिसर प्रोवाइड करेगा। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ताकि इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ये नहीं कि उस पर्टिकुलर विलेज या उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, उसका बेटा, मतलब बिना किसी उसके प्रॉपर मैकेनिज्म के आप अपॉइंट कर देते हैं उनको किसी भी बोर्ड के मेंबर के रूप में। नो, दैट वुडंट वर्क लाइक दैट, ओके। तो साथ ही में अब ये चीज से बेसिकली अब हमने देखा ऊपर फिनेंशियल डिसिप्लिन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको बेसिकली अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लरिश करे, प्रॉफिट्स कमाए, इसके लिए आपको उनको फंड्स भी तो रेज करने के वेन्यूज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेसिकली आपको अलाउ किया जाता है कि आप नॉन वोटिंग शेयर्स अपनी सोसाइटी के इशू कर सकते हैं। शेयर, उसमें जो भी इंसान उस शेयर को खरीदेगा उससे बस आपको पैसा मिलेगा, वोटिंग राइट्स नहीं उस इंसान को मिलेंगे। पर दोनों का काम हो गया, आपकी इंडिपेंडेंस भी मेंटेन हो गई क्योंकि कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, इंडिपेंडेंस मेंटेन हो गई, पर आपको फंड भी मिल गया, ठीक है। तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। और साथ ही में रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड भी होगा, जो बेसिकली अगर कोई बहुत सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको रिवाइटलाइज करने के लिए। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, नथिंग मच, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल, ओके।
तो देखिए यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू पिच इन ऑन प्ली रिगार्डिंग रिलीजियस प्रोसेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्राइडे को कि देखिए जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जुलूस निकलना, जलसा निकलना या कोई भी, उसको हमेशा ही सोर्स ऑफ कम्युनल राइट्स हम नहीं देख सकते कि किसी भी उसको प्रोफेस करना या प्रैक्टिस करना किसी भी रिलीजियस रिचुअल को ओपनली या फेस्टिवल कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ही कम्युनल राइट्स को लीड करे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ओपनली तो आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि उसमें देर आर ऑल्सो गुड थिंग्स दैट हैपन इन द कंट्री। अगर हर कोई अपना रिलीजियस फेस्टिवल कंडक्ट करे दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दैट। ओके, अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ वाज हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाय एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। तो इस एनजीओ ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन रखी और उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, कहीं कहीं जो प्रोसेशंस होती हैं उसको वेपनाइज किया जाता है, पोलिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, Okay, the petitioner represented by senior advocate urged the court to lay down. अब उन्होंने कहा कि please Supreme Court you do one thing, please do us a favor, you lay down certain general guidelines या कोई standard operating procedure जिससे basically क्या होगा, अगर कोई भी authority permission, of course आप कोई भी religious procession ऐसे ही नहीं carry out कर सकते, आपको पहले परमिशन चाहिए होती है अथॉरिटी से। तो इन अथॉरिटीज को कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कीजिए कि वो परमिशन ग्रांट करने से पहले किसी तरह की चीज़ों का ध्यान रखे। तो ये चीज़ इन्होंने बोला है कि दैट इट इज़ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ रायट्स विदाउट ब्लेमिंग वन साइड और द अदर इफ वी डोंट अवॉइड देम बाय पुटिंग डाउन गाइडलाइंस। ओके, तो यही सारी चीज़ें ये दोबारा होगा। ओके, तो देखिए इसके रिस्पॉन्स में चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि देखिए स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे सिचुएशन। ठीक है, तो पुलिस, क्योंकि ऑफ कोर्स पुलिस जो स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस रिफॉर्म इसीलिए स्टेट लिस्ट में आता है, ये बात आपको पता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट डिसाइड करेगी। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट को हर चीज हर मैटर में क्यों घुसाना चाहते हो? ओके, तो देखिए हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई परमिशन रॉन्गली ग्रांट की जाती है तो उसको तो हम देखेंगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स अगर उससे कुछ गलत होता है, पर हम ऐसी गाइडलाइंस क्यों लेके आए? ये तो स्टेट का मामला है ना, स्टेट चाहे तो कोई गाइडलाइंस लेके आ सकती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए जैसे भी। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। द मच अवेटेड चाइना अरब समिट, चाइना's Xi calls for oil trade in yuan at Gulf Summit in Riyadh। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने गल्फ अरब लीडर्स को बोला है फ्राइडे को कि देखिए चाइना चाहता है कि हम ऑयल और गैस तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे खरीदे पर युआन में। अब देखिए इंडिया जो जो करता है वो सब कुछ चाइना या तो ऑलरेडी कर रहा है या फिर करता है। हमने बोला आत्मनिर्भर, वो सेल्फ रिलायंट चाइना का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। हम दोनों ही इन्वायरमेंट में ई व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ये भी कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी काफी हद तक युआन की इंटरनेशनलाइजेशन है। अगर नहीं होती तो ऑफ कोर्स हम देखते ना कि इसका भी फॉरेस्ट रिजर्व्स में बहुत सारी कंट्रीज के आपको मिल जाएगा पड़ा हुआ युआन। तो ऑफ कोर्स कोई एक्सेप्टेबिलिटी है ही। तो अगर आपको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कैसे हो रहा है, क्या कैसे वॉस्त्रो अकाउंट के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या मेजर्स हैं जो भारत ने लिए हैं, ओके, और इससे क्या दिक्कतें आएंगी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से, कैसे वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, वॉलेटिलिटी भी आ जाएगी हमारे फॉरेक्स से रिलेटेड, एक्सटर्नल शॉक्स के लिए हम और लायबल हो जाएंगे। आप प्लीज़ ये सब कुछ जो विजन IAS की इकोनॉमी की अक्टूबर मंथ की इस बार की वीडियो है वो उसमें जाके बहुत डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है ताकि US डॉलर की जो वर्ल्ड ट्रेड पे ग्रिप है उसे कम करने की कोशिश की जाए। ऑफ कोर्स चाइना के लिए तो बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि चाइना नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है हर टर्म्स में। ठीक है, तो चाइना और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की स्टेट्स हैं उन्होंने बोला है कि देखिए हम तो नेचुरल पार्टनर्स हैं। चाइना ने ये कहा है, शी जिनपिंग ने ये कहा है दैट वी आर नेचुरल पार्टनर्स फॉर कॉपरेशन। ये तो स्वाभाविक है कि हम कॉपरेट करेंगे ही हर स्थिति में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो चाइना, अब देखिए ऐसा क्यों है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पर हम आज भी देखेंगे कि ये एक्चुअल में चाइना से ज्यादा अरब वर्ल्ड को जरूरत है चाइना की। ठीक है, तो हम देखेंगे क्यों। China will continue to import large quantities of crude oil from GCC countries, expand imports of liquefied natural gas, हम और ज़्यादा liquefied LNG आपसे import करना शुरू कर देंगे, cooperation को strengthen करेंगे upstream oil and gas development में, engineering services में, storage, transportation, refining में,
ओके साथ ही में जो शंघाई पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस एक्सचेंज है हम उसको और लेवरेज करेंगे ताकि हम इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकें और ज़्यादा टू कैरी आउट युआन सेटलमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ट्रेड। तो इससे आपको पता चल रहा है दे वांट टू इंटरनेशनलाइज युआन। ओके तो ये सारी चीज़ें और फिनेंस के एरियाज में, इनोवेशन के एरियाज में, न्यू टेक्नोलॉजीज, एरोस्पेस, लैंग्वेज, कल्चरल एस्पेक्ट, इन चीज़ों में भी इन्होंने कहा है कि हम अब देखिए एक और चीज़, हम सीबीडीसी ऑलरेडी चाइना भी सीबीडीसी पे काम कर रहा था, डिजिटल करेंसी कॉर्पोरेशन पे भी ये लोग डीपन करने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी चीज़ें अब देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो अरब वर्ल्ड है, अगर हम सऊदी अरेबिया की फॉर एग्जांपल बात करें तो सऊदी अरेबिया का बेसिकली क्या सीन है, सऊदी अरेबिया यूएस जो है सऊदी अरेबिया को काफ़ी निगलेक्ट कर रहा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ देखिए, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है, अब तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी ह्यूमन राइट्स जो क्रिटिक्स हैं उनके खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि वो डिसेंट बिल्कुल नहीं सुन सकते, मतलब अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। तो ऐसे ही एक जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी। तो जमाल खशोगी जो है वो एक जर्नलिस्ट थे जिनकी डेथ इस्तांबुल में यानी कि टर्की में हुई, लेकिन सऊदी अरेबिया के ही एम्बेसी में। ओके लेकिन वो जिसने मरवाया वो क्राउन प्रिंस हैं। मोस्टली सबको ये बात पता ही है। तो फिर जब जो बाइडन नए नए पावर में आए तो उन्होंने ये चीज़ ओपनली पब्लिकली बोली कि हम तो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, हम तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस तरह का अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप और ये जो सऊदी अरेबिया अपनाता है और डिसेंट नहीं सुन सकता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ओके तो फिर हम तो लीगल प्रोसीडिंग्स भी चलाएंगे इनके खिलाफ। तो सऊदी अरेबिया तो ओके कोई बात नहीं, सऊदी अरेबिया कहते हैं नो प्रॉब्लम, वी हैव चाइना विद अस, ओके यू डोंट डील विद अस, दैट्स फाइन। तो हम चाइना है हमारे पास। अब हर कंट्री के पास यूएस नहीं तो चाइना कार्ड है, चाइना नहीं तो यूएस कार्ड है, ये बैलेंसिंग एक्ट हर कोई खेलने लग पड़ा है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने जैसे जब यूएस ने इसका ऑपोजिशन किया तो यूएस ने ये कहा, जो बाइडेन ने ये कहा कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता है अपने रूल्स एंड ऑर्डर के तरीकों से, और ये गलत है, ऐसा नहीं है। इनको इनवाइट अरब कंट्रीज ने यानी कि सऊदी अरेबिया ने इनवाइट किया था साइनो अरब समिट के लिए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये बेसिकली अरब कंट्रीज करना चाहती है मोर देन चाइना वांट्स इट। ओके तो ILO डेक्लेरेशन अर्जेस कंट्रीज टू इंश्योर लेबर प्रोटेक्शन। तो आपको ये पता है 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन APRM ऑफ ILO, उन्होंने 10 पॉइंट प्रायोरिटी सेट की है नेशनल एक्शन की सारी मेंबर कंट्रीज के लिए कि कैसे आप जो ड्विंडलिंग वेज है वर्कर्स की या महंगाई या अनएम्प्लॉयमेंट इसके कैसे डील करेंगे। तो देखिए सिंगापुर डेक्लेरेशन जो है अडॉप्ट किया गया है फ्राइडे को। ओके इससे बेसिकली सिंगापुर डिक्लेरेशन का बस एक स्टेटमेंट, आप सिंगापुर डिक्लेरेशन हमेशा चाहें तो अपने लेबर के ऊपर या किसी ऐसे उस पर क्वेश्चन आता है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे या किसी इस तरह के डिस्प्यूट पे, ठीक है, तो आप अपने हमेशा कंक्लूजन में जो नीचे का सबसे लाइन होती है उसमें सिंगापुर डिक्लेरेशन और केवल एक लाइन लिखिए जो एनकरेज करता है सोशल डायलॉग एज एन essential practice to address labor market challenges and finding solutions in crisis situations. You write the word social dialogue and Singapore Declaration for reaching solutions to all labor market challenges, and your answer is a fantastic answer. I mean, you've given a good conclusion to your answer. Of course, ऊपर क्या लिखा है वो भी तो मैटर करता ही है. It urged the governments to ensure labor protection for all through the promotion of freedom of association and effective recognition of the right to collective bargaining throughout the regions. अब देखिए अगर आप right to collective bargaining जब कह देते हैं, ILO ये कह देता है, तो right to trade unionism, ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग तो तभी मिलेगी ना जब आप एक यूनियन में हो और आप अपने पॉइंट्स यूनियन के उससे रख रहे हैं कि ठीक है हम सारे स्ट्राइक पे चले जाएंगे, मानना है मानिए, नहीं मानना ना मानिए। तो ये जो बेसिकली इंडिया इस चीज़ की बहुत एप्रीहेंसिव है, हम इस तरह की ट्रीटी भी साइन नहीं करते, ट्रीटी ऑफ राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है, including for workers in vulnerable situations and workers in the informal economy as enabling rights for decent work. अब देखिए हमारा जो DPSP है, आप प्लीज DPSPs प्रिपेयर कीजिए क्योंकि DPSPs टॉक अबाउट राइट ऑफ हाइजीनिक एंड डिसेंट वर्क। ओके तो यही सारी चीज़ें। अब साथ ही में ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें जेंडर गैप जो है वर्क के मामले में उसे ऑफ कोर्स कम करना है। जेंडर गैप ना ही केवल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन की बढ़ाना है बल्कि उनको सेम पे देना है सेम वर्क के लिए, जो हमारा संविधान प्रोवाइड तो करता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि इसे बहुत जगहों पे नहीं फॉलो किया जाता। प्रमोट इक्वल पे फॉर इक्वल
value. Okay, balanced work and responsibilities and promoting women's leadership. The declaration also urged the government to strengthen governance frameworks and respect for freedom of association. और ये सारी चीज़ें, freedom of association तो आपको पता है already हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पर ऑफ कोर्स हमारा हर फंडामेंटल राइट किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, किसी लिमिटेशन के साथ आता है. सो नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट. ओके. बिल सीक्स सेटिंग अप ऑफ कमीशन टू कर्ब मेडिकल कॉस्ट. तो देखिए ये अगेन एक प्राइवेट मेंबर बिल है और आई थिंक ये भी किसी सीपीआई, यस, पर वो सीपीआई मार्क्सिस्ट के मेंबर लेके आए थे. ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के एक एमपी लेके आए हैं, संतोष कुमार जी. तो उनका ये कहना है कि देखिए भारत एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देख रहा है किस चीज़ में, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट में, क्योंकि जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इसीलिए एक बिल की ज़रूरत है ताकि हम एस्टैब्लिश कर सकें इस बिल के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर कंट्रोलिंग मेडिकल इन्फ्लेशन. ठीक है, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, मेडिकल महंगाई है, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, है ना, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, ये सारी एग्जामिनेशन जो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, इनके लिए एक सेट रेट होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए कमीशन बनाई जाए. तो देखिए अगर आप कभी भी इस तरह का कोई आंसर आता है ना मेडिकल के ऊपर, या फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज राइजिंग, और कोई बायोलॉजिकल ऐसा आंसर, तो भले ही ये प्राइवेट मेंबर बिल है और नहीं अडॉप्ट किया जाएगा जो भी, पर आप ऐसा लिख सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल वॉज ब्रॉट अप ऐसा पार्लियामेंट में, जिसको बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर कंट्रोलिंग मेडिकल इन्फ्लेशन का बॉडी एस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया था. तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, टू एस्टैब्लिश अ कमीशन विच कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन. इस कमीशन में चेयरपर्सन होंगे, डेप्यूटी चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर्स होंगे, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये देखिए एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा है. दिस इज देयर इज एन एक्सीलरेटिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मेडिसिन. यही सारी चीज़ें देखिए, ये बहुत इंट्रीगिंग है कि मेडिकल इन्फ्लेशन ने एक, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट नहीं है किसी टेस्ट का. अब आप एक लैब, ऐसे 5 लैब भी अगर एक साथ एक ही जगह पे है ना, तो आप पांचों लैब में जाइए, हर टेस्ट का रेट आपको अलग अलग मिलेगा. ठीक है, एक टेस्ट का कॉस्ट किसी और जगह पे 50 है, किसी और जगह पे 100 है. ऐसा क्यों? तो ये दिक्कत है काफी. रेज एज बार फॉर मैरिज ऑफ मुस्लिम विमेन, NCW. देखिए ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इशू कहीं ना कहीं जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उससे रिलेटेड भी एक डिमांड यही है कि एज एक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो पर्सनल लॉज हैं किसी रिलीजन के, वो कोई और एज ऑफ मैरिज रखते हैं, कोई और पर्सनल लॉज है वो कोई और एज ऑफ मैरिज रखते हैं, और जो सरकार का एक मेन लॉ है वो कुछ और रखता है. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन तो यहाँ पे भी नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि देखिए हमारे पास प्ली है, उसका रिस्पॉन्स आपने देना है अगले 4 हफ्तों के अंदर अंदर. वो प्ली क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये प्ली डाली है कि देखिए मिनिमम एज जो है मैरिज की मुस्लिम वुमेन के लिए, वो ऑन पार लेके आई जानी चाहिए जो बाकी फेथ फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, 18 साल तो उस तक आप लेके आइए, क्योंकि जो लीगल एज मैरिज की अभी तो 18 साल है, जिसको ऑलरेडी 21 साल ले जाने की बात की जा रही है, और मेन के लिए 21 ईयर्स है. ठीक है, इससे नीचे अगर आप शादी करते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज एक ऑफेंस है. लेकिन मुस्लिम विमेन के लिए जो मैरिजेबल एज है वो 15 साल है. ठीक है, उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता. द पिटिशन हैज sought the age of marriage of Muslim women to be brought in consonance with the statutory law, raising the legal question whether personal law could override statutory provisions. तो अब देखिए ये बड़ी सिंपल पिटिशन तो नहीं है, ये पिटिशन बहुत डीप हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट इस पे किस तरह का वर्डिक्ट लेके आते हैं. अगर इसके और भी एसोसिएटेड एंसिलरी क्वेश्चंस को वो डील करने लग पड़े, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि क्या जो पर्सनल लॉज हैं, फिर UCC आ जाएगा घुमा फिरा के यहाँ पे. ठीक है, कि क्या जो पर्सनल फेथ के लॉज हैं वो सरकार द्वारा लाए गए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उसको ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. The NCW argued that allowing the practice would expose Muslim women to abuse and harassment. It said that allowing a Muslim women to marry below तो ये डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए भी है क्योंकि पॉक्सो भी तो परमिट नहीं करता ना 18 साल की. अब देखिए अगर कुछ गलत हो तो पॉक्सो के तहत हर फेथ का इंसान एक
अपनी कंप्लेंट लिखवाने आता है, पर फिर जो एज है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। और दिक्कत यही है, जो यूसीसी डिमांड करते हैं बहुत सारे, जो यही कहते हैं जेंडर पैरिटी। बहुत सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की विमेन है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उठा के देखेंगे तो बहुत सारी जो विमेन मेंबर्स थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सब फेवर में थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के। पर ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अलग फॉलो होता है, मैट्री लीनियर, वहाँ पे लीनियज फॉलो होती है। तो आप कैसे सब कुछ काफ़ी समय लगेगा। ये समय टाइम सही नहीं है, राइप नहीं है कि इसको लाया जाए। यही लॉ कमीशन की हर रिपोर्ट बार बार कहती है। जी हाँ, हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 44 भी कहता है दैट स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग यूसीसी, बट द फैक्ट इज, लॉ कमीशन हर बार ये कहती है हम एंडेवर करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, बट द फैक्ट इज अभी सोसाइटी कंड्यूसिव नहीं है। ओके, तो लेट्स सी, ये आर्टिकल हम देखते हैं, एंड में अगर हमें समय मिला तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम आई जस्ट रेड इट फॉर माई कन्वीनियंस एंड आई वाज रीडिंग इट, कि उसमें आधे ज़्यादा रिसर्च लिखी है और बस एक पॉइंट उस पर से निकलता है जो मुझे आपको बताना है, और कुछ भी नहीं। ओके, 3 Himalayan medicinal plants enter IUCN रेड लिस्ट। अब देखिए इसमें क्या आएगा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में इतना बनता है कि 3 आपको इस तरह के नाम दे दिए जाएंगे, साइंटिफिक नेम्स। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है, इज इट अ कॉस्मेटिक थिंग, इज इट अ फंगस, क्योंकि मशरूम्स के भी नाम बहुत बार ऐसे हो जाते हैं, इज इट दिस और इज इट दैट। ठीक है, तो आपको मेडिसिनल प्लांट जो भी ऑप्शन है उस पर ऑफकोर्स टिक करना है। तो 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज जो हैं, जो हिमालयाज में मिलती हैं, उसको IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में इंक्लूड किया गया है रीसेंट असेसमेंट के बाद। मीजोट्रोपिस पेलिटा, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। ओके, फ्रिटिलोलोरिया सिरहोसा वल्नरेबल, डेक्टाइलोरिजा हेटाजीरिया, इसको एंडेंजर्ड रखा गया है। पर इसमें मेरे हिसाब से केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए, मीजोट्रोपिस है ना, और बाकी ये डेक्टाइलोरिजा, ये बेसिकली हैं क्या, क्योंकि बहुत बारी हम इसको किसी और, हम साइनोबैक्टीरिया समझ सकते हैं, क्या पता साइनोबैक्टीरिया हो, ये किसी तरह का कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, तो मीजोट्रोपिस जो है बेसिकली इट इज कॉमनली नोन एज पटवा, इट इज अ पेरिनियल श्रब। ठीक है, जो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज एंडेमिक टू उत्तराखंड, क्योंकि हिमालयस के उत्तराखंड के रीजन में। ओके, अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑफ कोर्स अगर आपने इसको मेंशन किया है, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी लिमिटेड है, लेस देन 10 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर वो 10 स्क्वायर किलोमीटर को कोई बाढ़ आ जाए या कुछ हो जाए छोटी सी, या फिर एक जिसे हम कहते हैं लोकेशनल फ्लड कहते हैं, जो वो भी आ गए तो एक ही बारी में पूरा वो एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स पोजेस, इसी पटवा की बात कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल जो निकलता है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, एंड कैन बी अ प्रॉमिसिंग नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अगर हम फ्रिटिलेरिया की बात करें, फ्रिटिलेरिया सिरहोसा, हिमालयन फ्रिटिलैरी, इट इज अ पेरिनियल bulbous herb। अब ये herb है, it is reasonable to conclude a decline of at least 30% of its population over the assessment period। ठीक है, तो ये 22 से 26 साल में इसका काफ़ी हमने 30% तक कम से कम डिक्लाइन देखा है। कंसिडरिंग द रेट ऑफ डिक्लाइन, लॉन्ग जनरेशन लेंथ, हम इसको बेसिकली वल्नरेबल कैटेगरी में रखते हैं। हाई ट्रेड वैल्यू है इसकी एंड ऑल दैट। चाइना में ये जो स्पीशीज़ है फ्रिटिलेरिया, बेसिकली ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स, निमोनिया या फिर लंग्स रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ऑर्डर डिसऑर्डर रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इतना भी थोड़ा एनकम्पासिंग भी हो सकता है कि ये ऐसे ब्रोंकाइटिस वगैरह को डील करने के लिए या ऐसे किसी तरह का मेडिसिनल प्लांट है, ऑप्शन में ये भी लिखा हो सकता है। ओके, द थर्ड लिस्टेड स्पीशीज इज डेक्टाइलोरिजा। तो इट इज थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, यूज्ड इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। ठीक है, तो ये आप क्रॉनिक फीवर के लिए, डाइसेंट्री के लिए, कफ के लिए, स्टमक एक के लिए, इस सब के लिए यूज किया जाता है। Okay, so what else is here? Now this is also an example for you. Trans persons can apply for police post, Maharashtra government. Okay, तो transgenders के ऊपर जैसे हमने जेन कौशिक का एग्जाम्पल देखा था, अब फाइनली उस केस को ले भी लिया गया है।
तो उसमें क्या था, जैसे एक ट्रांस वुमेन है तो उनको जॉब करना चाहती है एज ए टीचर के रूप में, तो हर जगह से उनको अपने इंटरव्यू के बाद हमेशा निराशा मिलती थी। तो फाइनली जाके किसी एक जगह पे लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में यूपी के उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, पर उनको ये बोला गया कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी, जो भी वहाँ पे एक इंसान थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए एक हद तक ही ऐसा हो सकता है, मैं कैसे अपनी फिजिकल अपीयरेंस से हर चीज़ छुपा सकती हूँ। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स वगैरह सबको ये सब दिखने लगा, स्टाफ को दिखने लगा एक ही हफ्ते के अंदर अंदर, और उन्होंने उनको काफ़ी ही जुड़ा और इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दी। और उनको फिर प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुला लिया और कह के तो उन्हें ये बोला, और उन्होंने बोला उसको कि मतलब आप तो ट्रांस वुमेन है ये वो। तो फिर जब उनसे अथॉरिटीज़ ने पूछा कि आपने क्यों निकाला इनको, तो उन्होंने कहा कि वो इनकम्पिटेंट है, वो सोशल स्टडीज़ पढ़ा ही नहीं सकती, वो तो बेकार पढ़ाती हैं, उनको नॉलेज भी नहीं है इतनी। तो जबकि रीज़न ये है कि वो एक ट्रांस वुमेन थी, इसे निकाला गया। तो ये इशू और ज़्यादा बढ़ गया है। LGBTQ राइट्स के बारे में हम बहुत देख रहे हैं, सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में देख रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो राइट ऑफ PWDs हैं, एक लॉ ला देने से केवल कुछ सॉल्व नहीं हो जाता जब तक सोसाइटी कंड्यूसिव ना हो। तो लॉ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है GS मेंस का, इसी साल के क्वेश्चन की मैं आपकी बात कर रही हूँ कि ट्रांस पर्सन जो एक्ट अब 2019 का ले आए, केवल एक्ट ला देने से सब कुछ नहीं हो जाता, बहुत सारी और स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप एक एग्जांपल बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने फ्राइडे को बोला है बॉम्बे हाई कोर्ट को कि देखिए ट्रांस पर्सन्स अप्लाई कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल्स की पोस्ट के लिए। तो वो एक्ट का जिस्ट क्या है? एक्ट का जिस्ट तो यही है ना कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेट ना करें, किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट ना करें, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, और वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांस पीपल के, वो कौन से पर्टिकुलर जेंडर को फील करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को बताने की जरूरत नहीं है उनको कि वो कौन सा किस तरह से फील करते हैं। इफ दे बिलीव they have a fluid identity, go ahead, identify yourself as that। तो स्पेशली अगर हम देखें अभी अबॉर्शन राइट से रिलेटेड, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, चैंपियन ऑफ these rights, राइट टू प्रिवेसी में भी बेंच पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने यही कहा, जो बेसिकली जो मेडिकल लीव होती है, या फिर अगर आप क्वीर हैं, क्वीर रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो कन्वेंशनल फैमिली का ही कॉन्सेप्ट हो। इवन इफ़ यू हैव अ क्वीर रिलेशनशिप एंड यू से आपको मेटर्निटी रिलीफ चाहिए या लीव चाहिए, तो आपको मिलेगी, क्योंकि बच्चा तो आपका भी है ना। तो ये चीज़, अब फिर इसी के रिस्पॉन्स में सिंगापुर ने बोला कि देखिए हम भारत जितना लिबरल नहीं हो सकते, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर देते हैं कि मैरिज की डेफिनेशन सिर्फ मैन वुमेन वाली है, खत्म। ओके, Collegium's final decisions alone need to be in public domain. Supreme Court now again about collegium. तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला है कि देखिए जो टॉप कोर्ट का कोलिजियम है, उसके सिर्फ जो फाइनल डिसीजन है वो बताए जाएंगे। फाइनल डिसीजन क्या होता है कि हमने इनको अपॉइंट किया है, खत्म बात, ठीक है, ये हमारे नए जज बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, दैट इज इट, फाइनल डिसीजन। डिस्कशन, अब डिस्कशन भी ऑनलाइन पोस्ट करने लग पड़े हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। फाइनल decision of the collegium would mean a resolution drawn and signed by all the collegium members after due deliberations among them and post consultations among the other Supreme Court judges. The collegium is composed of, जानते हैं, 5 मेंबर ये बॉडी होती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोलिजियम का जो मैकेनिज्म है वो थर्ड जजेस केस से नहीं आया, 1998 के जजेस केस से नहीं आया। हाँ, ये है कि जो 5 मेंबर बॉडी है उसका जो कॉन्वेंशन है वो थर्ड जजेस केस से आया है, पर कोलिजियम सिस्टम का जो आइडिया है वो सेकंड जजेस केस से ही आ गया था, ठीक है। तो वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है 1993 वाले जो केस से, ठीक है। ओके, क्योंकि उस टाइम पे जो कोलिजियम सिस्टम था वो 3 मेंबर था, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और सीनियर मोस्ट जजेस, वो जो फिर जो भी रिकमेंडेशन देंगे तो उसको कॉन्करेंस करना पड़ेगा उससे प्रेसिडेंट को। Rain lashes Tamil Nadu coast as Mandis makes लैंडफॉल। तो साइक्लोन मैंडिस जो है उन्होंने अपना लैंडफॉल शुरू कर दिया है साइक्लोन ने ममल्लापुरम में, तमिलनाडु के कोस्ट पे, नियर चेन्नई at 10 PM, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स कोस्टल एरियाज में काफ़ी इंटेंस रेन हुई है। ओके, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो साइक्लोन है या फिर जो क्लाइमेटोलॉजी है, ये सब कुछ आप अपने जोग्राफी में पढ़ते हैं, कैसे जब लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है सीज में और फिर एक प्रॉपर डिप्रेशन बन जाता है, देन यू फॉर्म अ साइक्लोन, फिर
फिर साइक्लोन मूव करता है, और फिर जब उसका एनर्जी कट ऑफ हो जाती है एक पॉइंट के बाद, वो लैंड ऑफ कर देता है, और फिर लैंड ऑफ के बाद इंटेंस रेन्स आती है। ये सब कुछ आप जानते हैं, दैट इज स्टैटिक ज्योग्राफी। ओके तो अब देखिए, जैसा हम उस आर्टिकल के बारे में, उस एडिटोरियल में सच में कुछ नहीं है, आप एक बारी खुद पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली बस इतनी सी बात कर रहा है कि फूड सेफ्टी जो नेट है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि फूड सेफ्टी नेट में जो NFSA है उसमें आप 2011 का ही सेंसस अभी तक यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 2021 का चलिए सेंसस नहीं हुआ, पर ऑफ कोर्स प्रोजेक्शंस अवेलेबल हैं रजिस्ट्रार के पास, आप उनको यूज कीजिए कि कितना इंक्रीज हो गया होगा, और अगर आप एक्सपैंड कर सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को तो करिए, बिल्कुल ठीक है। हम 5 की जगह 10 किलो अब ग्रेन देंगे, उससे कुछ नहीं होता, उससे भी तो आपके ऊपर वो आ ही रहा है, पर लोग आप बढ़ा नहीं रहे जो एलिजिबल है। राशन कार्ड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अब खत्म करने की ज़रूरत है और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।